आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग। इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रायोरिटी एंड राउंड रॉबिन स्केजुलिंग। प्रायोरिटी स्केजुलिंग या राउंड रॉबिन स्केजुलिंग के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं हम उसको एक सिंगल क्यू में रखते हैं और उसके बाद स्केजुलर उसमें से किसी प्रोसेस को सिलेक्ट करता है जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है और उस प्रोसेस को रन किया जाता है। अब इसमें जो प्रायोरिटी है उसको सर्च करने के लिए ओ ऑफ एन सर्च जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिक्वायर्ड होगी, जो हाईएस्ट नहीं है, और इसीलिए इसमें से किसी भी प्रोसेस की प्रायोरिटी को सिलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा इजी अप्रोच होगी कि डिफरेंट प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस को डिफरेंट क्यूज में रखा जाए। और जो ये क्यूज हैं, जो नंबर ऑफ क्यूज बनाई जाए, वो प्रायोरिटी की बेस के ऊपर बनाई जाए। जिस तरह आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि प्रायोरिटी 0 पे कुछ प्रोसेसेस हैं, प्रायोरिटी 1 पे कुछ प्रोसेसेस हैं, प्रायोरिटी 2 एंड अप टू प्रायोरिटी n। तो सेपरेट क्यूज बना दी जाए हर प्रायोरिटी के लिए। इस टेक्निक को कहते हैं मल्टी लेवल क्यू। और ये अगर इसको राउंड रॉबिन के साथ हम कलेक्टिवली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी के अंदर ज़्यादा प्रोसेसेस हैं तो उनको राउंड रॉबिन ऑर्डर के अंदर के ज़रिए भी रन किया जा सकता है। इसकी जो जनरल अप्रोच है, इसमें हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी असाइन की जाती है और जो प्रोसेस है जितना उसका रन टाइम होता है उतनी देर वो उस प्रायोरिटी की के अंदर रहता है। इसमें जो प्रायोरिटीज़ हैं इनको हम इस तरह भी ग्रुप कर सकते हैं, लाइक जो हमारे ऐसे प्रोसेसेस हैं दोज आर रियल टाइम प्रोसेसेस, तो उनकी जो प्रायोरिटी है वो हाईएस्ट होती है। फिर उसके बाद सिस्टम प्रोसेसेस, देन वी हैव इंटरेक्टिव प्रोसेसेस, और फिर सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पे बैच प्रोसेसेस। तो प्रोसेस टाइप के ऊपर भी ये डिफरेंट क्यूज बनाई जा सकती हैं, जिस तरह ये फिगर में आपको नज़र आ रहा है। या फिर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो हैं उनके लिए भी हम उनको क्यूज को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये फोरग्राउंड प्रोसेसेस या बैकग्राउंड प्रोसेसेस दोनों के लिए जो रिस्पांस टाइम रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। जो फोरग्राउंड प्रोसेसेस हैं दे रिक्वायर्स more efficient execution as compared to background processes. और जो फोरग्राउंड प्रोसेसेस हैं उनकी जो प्रायोरिटी है वो हम एक्सटर्नली भी डिफाइन कर सकते हैं और इसी बेस पे हम जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड प्रोसेसेस की क्यूज को सेपरेट करते हैं। हर क्यू का जो बैकग्राउंड या जो फोरग्राउंड प्रोसेसेस की क्यू है उनके लिए हम सेपरेट एल्गोरिदम यूज़ कर लें। जो फोरग्राउंड क्यू है उसके लिए फॉर एग्जांपल हम राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है वो यूज़ कर लें, या जो बैकग्राउंड क्यू है उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम के जरिए भी उनमें प्रोसेसेस को असाइन किया जा सकता है। इसके अलावा जो क्यूज के दरमियान भी स्केजुलिंग होनी चाहिए।
तो जो अमूमन फिक्स प्रायोरिटी होती है और प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग होती है। फॉर एग्जांपल के जो रियल टाइम क्यू है उसकी एक एब्सोल्यूट प्रायोरिटी हो ओवर द इंटरएक्टिव क्यू। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 4 क्यूज लेते हैं जिनमें हाईएस्ट प्रायोरिटी जो रियल टाइम प्रोसेसेस हैं, नंबर 2 प्रायोरिटी के ऊपर सिस्टम प्रोसेसेस हैं, नंबर 3 इंटरेक्टिव प्रोसेसेस हैं और नंबर 4 बैच प्रोसेसेस हैं। हर क्यू की एक फिक्स प्रायोरिटी है जो ओवर द लोअर प्रायोरिटी क्यू। फॉर एग्जांपल जो प्रोसेसेस बैच प्रोसेसेस क्यू में है वो इंटरेक्टिव प्रोसेसेस वाली क्यू से पहले रन नहीं हो सकती। अगर इंटरेक्टिव प्रोसेसेस जो है वो रेडी क्यू में एंटर हो जाती हैं, जबकि बैच प्रोसेस जो है वो रन हो रहा होता है, तो तब वो जो बैच प्रोसेस होगा वो प्रीएम्प्ट होगा। तो जो बैच प्रोसेसेस अगर बैच प्रोसेसेस अगर रन हो रहे हों और उससे कोई हाईएस्ट जो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस जो है वो क्यू में आ जाता है रेडी क्यू में, तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस जो रनिंग स्टेट में होगा उसको प्रीएम्प्ट करके जो हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू वाला प्रोसेस है वो रन किया जाएगा। दूसरा इसमें सोल्यूशन ये हो सकता है कि क्यूज के दरमियान में टाइम स्लाइस कर दिए जाए। कि हर जो क्यू है, चाहे वो जिसकी प्रायोरिटी लो है या किसी क्यू की प्रायोरिटी हाई है, उसको एक सर्टेन सीपीयू टाइम एलोकेट किया जाए। तो फिर उसको जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उसके दरमियान में स्केड्यूल किया जाए। फॉर एग्जांपल ये जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड क्यू एग्जांपल है, उसमें जो फोरग्राउंड क्यू को 80% सीपीयू टाइम दिया जा सकता है और फोरग्राउंड जो क्यू है उसके प्रोसेसेस के दरमियान में राउंड रॉबिन स्केजुलिंग की जा सकती है। और जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं उनको 20% टाइम दिया जा सकता है और उनके उस जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं और जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं उनको 20% सीपीयू टाइम दिया जाए और उसके ऊपर एफसीएफएस या राउंड रॉबिन या क्वांटम बेस्ड कोई भी स्केजुलिंग सिस्टम इनेबल किया जा सकता है। तो इस तरह मल्टी लेवल क्यूज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। दूसरी टाइप की जो क्यूज हैं वो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू हैं। नॉर्मली जब मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग एल्गोरिदम यूज किया जाता है तो उसमें जितने भी प्रोसेसेस हैं वो एक क्यू में फिक्स कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दो क्यूज हैं, एक फोरग्राउंड प्रोसेसेस के लिए और दूसरी बैकग्राउंड प्रोसेसेस के लिए, तो प्रोसेसेस जो हैं वो एक क्यू से दूसरी क्यू में मूव नहीं हो सकते। अब इसका एक बेनिफिट तो ये है कि इसमें लो स्केजुलिंग जो है ओवरहेड है।
लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं है। तो ये जो इसका प्रॉब्लम है, इसको ख़त्म करने के लिए हम मल्टी लेवल फीडबैक क्यू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में जो प्रोसेसेस हैं वो एक क्यू से दूसरी क्यू में मूव हो सकते हैं। अब इसमें जो मेन पॉइंट है जो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू के अंदर, इसमें जो प्रोसेस को सेपरेट किया जाता है बेस्ड ऑन देयर सीपीयू बर्स्ट टाइम। अगर कोई प्रोसेस जो है वो सीपीयू बाउंड है या ज़्यादा सीपीयू टाइम कंज्यूम करता है, तो इसको लोअर प्रायोरिटी में मूव किया जाता है। और जो आपके पास होते हैं आयो बाउंड और इंटरएक्टिव प्रोसेसेस, जिनका जो सीपीयू टाइम है या सीपीयू बर्स्ट टाइम है वो लोअर होता है, उनको हायर प्रायोरिटी क्यू में रखा जाता है। इसके अलावा जो प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं लो लो प्रायोरिटी क्यू में, जो प्रोसेसेस लो प्रायोरिटी क्यू में होते हैं और काफ़ी टाइम से उनको सीपीयू टाइम नहीं मिला होता, तो उनको हायर प्रायोरिटी क्यू में मूव किया जा सकता है। तो इस तरह ये स्टारवेशन का जो प्रॉब्लम आता है कि कोई ऐसा प्रोसेस, स्टारवेशन में ऐसा होता है कि बहुत से प्रोसेसेस जो वो क्यू में वेट स्टेट में रहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं जो सीपीयू बाउंड होते हैं और सीपीयू टाइम कंज्यूम कर रहे होते हैं। जो लो प्रायोरिटी जो प्रोसेसेस होते हैं वो वेटिंग स्टेट में ही रहते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए अगर कोई ऐसा प्रोसेस जो लो प्रायोरिटी क्यू में है और उसका जो वेटिंग टाइम है वो ज़्यादा हो गया, तो उसको हाई प्रायोरिटी क्यू में मूव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केजुलर है जिसमें 3 क्यूज हैं, जिसमें नंबर 0 से लेके 2 तक क्यूज हैं। तो इसमें ये 3 क्यूज हैं ये स्केजुलर में। जो मल्टी लेवल फीडबैक हमारे पास स्केजुलर है, इसमें 3 क्यूज हैं, 0, 1 और 2। जो स्केजुलर है जितने भी प्रोसेसेस क्यू ज़ीरो में हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा, और जब क्यू ज़ीरो एम्प्टी हो जाएगी तो वो क्यू वन के जो प्रोसेसेस हैं उनको एग्जीक्यूट कर लेगा। इसी तरह फिर उसके बाद जो लीस्ट प्रायोरिटी है वो क्यू टू की है, और क्यू टू में प्रोसेसेस तब एग्जीक्यूट होंगे जब क्यू ज़ीरो और वन जो है वो एम्प्टी होगी। अगर कोई क्यू वन में प्रोसेस आ जाता है जबकि स्केजुलर जो है वो क्यू टू के प्रोसेसेस को रन कर रहा होता है, तो तब जो क्यू टू या लोअर प्रायोरिटी क्यू के जो स्केजुलर प्रोसेसेस होंगे रनिंग स्टेट में, उनको प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा। जब भी कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस आएगा रेडी क्यू में, तो रनिंग जो प्रोसेस होगा लोअर प्रायोरिटी का उसको प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा, और जो हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस होगा उसको रन किया जाएगा। और इसी तरह अगर Q1 के अंदर कोई प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है, और जो Q0 के अंदर कोई प्रोसेस आ जाता है, तो Q1 वाला जो प्रोसेस है उसको प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा और Q0 का जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगा। और जब भी कोई प्रोसेस एंटर होगा Q0 के अंदर, उसको कोई टाइम क्वांटम फॉर एग्जांपल 8 मिली सेकेंड का दे दिया जाएगा। अगर ये प्रोसेस इस टाइम के दरमियान में ख़त्म नहीं होता, तो इसको Q1 की टेल पे मूव कर दिया जाएगा। अगर कोई प्रोसेस Q0 में आता है
और उसको जो टाइम क्वांटम 8 मिली सेकेंड दिया जाता है। अगर ये प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम अपना कंप्लीट नहीं किया करता तो इसको Q1 की टेल पे मूव कर दिया जाता है। अगर Q0 एम्प्टी है तो फिर जो प्रोसेस Q1 के हेड पे होता है उसको क्वांटम 16 मिली सेकेंड का दिया जाता है। और अगर ये कंप्लीट नहीं करता अपना CPU टाइम या CPU बर्स्ट, इसको प्रीएम्प्ट किया जाता है और इसको Q2 में पुट कर दिया जाता है। और जो प्रोसेसेस होते हैं Q2 के अंदर वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर रन किए जाते हैं, लेकिन ये तब रन होते हैं जब Q0 और Q1 जो है एम्प्टी हो। स्टारवेशन से बचने के लिए जो प्रोसेस बहुत ज़्यादा वेटिंग स्टेट में होते हैं किसी भी लोअर प्रायोरिटी क्यू के अंदर, उनको हायर प्रायोरिटी क्यू में मूव कर दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर जो फर्स्ट क्यू है 0 क्यू, उसमें जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको क्वांटम 8 मिली सेकेंड दिया जाता है और जो Q1 के अंदर होते हैं उनको क्वांटम 16 दिया जाता है। और जो Q2 में प्रोसेसेस होंगे वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे रन होती है। और जब कोई प्रोसेस क्वांटम Q0 में एंटर होता है तो उसको क्वांटम 8 मिली सेकेंड टाइम असाइन किया जाता है। अगर वो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन टाइम या CPU टाइम कंप्लीट नहीं करता विद इन 8 मिली सेकेंड तो उसको Q1 की टेल पे मूव कर दिया जाता है। और Q1 के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको 16 मिली सेकेंड एग्जीक्यूशन टाइम दिया जाता है। और जब ये इसमें की प्रोसेस जो है वो मूव नहीं करता, कंप्लीट नहीं करता अपना एग्जीक्यूशन टाइम, तो उसको अगेन Q2 में मूव कर दिया जाता है। Q2 के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे रन होते हैं। और अगर कोई प्रोसेस Q2 के अंदर बहुत ज़्यादा वेटिंग स्टेट में होता है तो उसको Q1 में मूव कर दिया जाता है ताकि स्टारवेशन ना हो। तो इस तरह ये मल्टी लेवल फीडबैक स्केजुलर जो है वो काम करता है। स्केजुलिंग एल्गोरिथम जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी देता है किसी भी प्रोसेस को जिसका जो बर्स्ट जो है वो CPU बर्स्ट जो है वो 8 मिली सेकेंड या इससे कम होता है। क्योंकि इस तरह के प्रोसेसेस जो हैं जैसे वो Q0 में रन होंगे तो वो फिनिश हो जाएंगे और उसके बाद वो अपनी नेक्स्ट IO बर्स्ट पे आ जाएंगे। ऐसे प्रोसेसेस जिनका बर्स्ट टाइम जो है CPU बर्स्ट टाइम वो 8 मिली सेकेंड से ज़्यादा हो लेकिन 24 मिली सेकेंड से कम हो, उनको भी प्रायोरिटी दी जाती है। और इस तरह के प्रोसेसेस को जो है वो Q1 में रखा जाता है। और जो लॉन्ग प्रोसेसेस होते हैं उनको ऑटोमेटिकली Q2 के अंदर सेंड कर दिया जाता है और उनके ऊपर FCFS जो है वो ऑर्डर अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे उनको CPU जो साइकिल है वो असाइन होते हैं। और Q2 तब एग्जीक्यूट होती है जब Q0 और Q1 जो है वो एम्प्टी हो जाए। अगर हम मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केजुलर को डिफाइन करें तो उसके ये जो पैरामीटर्स होते हैं उनको हम जो लिस्ट कर सकते हैं वो नंबर 1 है नंबर ऑफ क्यूज कि कितनी नंबर ऑफ क्यूज होंगी, हर क्यू के लिए कौन सा एल्गोरिदम अप्लाई होगा, और मेथड, देयर शुड बी अ मेथड कि एक प्रोसेस को कब वो हाई प्रायोरिटी क्यू के अंदर मूव करेगा और कब कोई प्रोसेस को हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी क्यू के अंदर मूव किया जाएगा। और इसके अलावा कि कौन से जो क्यू प्रोसेसेस हैं
वो क्यू में एंटर होंगे जब उनको सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसमें जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना ही इसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो कॉम्प्लेक्स है। तो इस वजह से ये जो मल्टी लेवल फीडबैक एल्गोरिदम जो है ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी तो देता है, लेकिन इसमें जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो कॉम्प्लेक्स है।